गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई पढ़ाई लिखाई लर्निंग चल रही होगी। तो आज से मैं एक ये नई सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। और ये बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज होने वाली है बिकॉज जो अब का अब की जनरेशन का जो अब आने वाला जो युग है उसके अंदर में क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर ही सारी चीजें आ रही है। ओके, सो इसके अंदर में स्कोप बहुत है और जॉब्स भी बहुत है और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। मतलब सारी जो इंफॉर्मेशन है वो काफी रिलेटिवली बाकी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में नई है। 8-10 साल, 12-13 साल ही हुआ हैं इसको इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट हुए हुए। और आई मीन जो इसमें एक्सपेंशन हुआ है वो अभी के दौर में कुछ ज्यादा ही एक्सपेंशन हुआ है पिछले लास्ट 10 सालों के अंदर में। तो मैं शुरू करता हूँ इसको। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आप अपने जानने वालों के साथ में इसे शेयर कर रहे होंगे जिनको ये जानने की आवश्यकता है उनको। आप उम्मीद करता हूँ कि ये शेयर करेंगे जो जानना चाहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में उनको। आप बिल्कुल ये शेयर करें, ये उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है जी। तो लेट अस स्टार्ट क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग और इसका स्कोप है आपका हिस्ट्री एंड फाउंडेशन। ओके, तो लेट्स गो। ऑलराइट, तो ये है इसके जनक, क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक है। इनका नाम है JCR लेकिडर, जोसेफ क्लार्क और रॉबनेट। ओके, तो ये साइकोलॉजिस्ट और सब कंप्यूटर साइंटिस्ट हुआ करते थे आरपानेट के अंदर में, जो नेटवर्किंग से रिलेटेड और कंप्यूटिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, उसके अंदर में। तो इन्होंने इसको इजाद काफी साल पहले किया था, लाइक 1960s में से इन्होंने इसको डिफाइन किया था या इन्वेंट किया था, डेवलप किया था। बट ये जो चीजें आई है जो इस्तेमाल में आई है या जो जैसे कहना चाहिए कि काफी प्रचुर मात्रा में सक्सेसफुल हुई है, वो अभी 10-15 सालों के अंदर में ही हुई है। ठीक है, तो इसका एवोल्यूशन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाउड का एवोल्यूशन। तो एक क्लाउड किस तरह से इवॉल्व हुआ है अपने एक नॉर्मल मेन फ्रेम या पुराने 90 के 50 के दशक से किस तरह से धीरे धीरे करके ये डेवलप हुआ और यहाँ तक क्लाउड कंप्यूटिंग तक पहुंचा हुआ है। ये इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले कैसे बड़े बड़े पीसी हुआ करते, बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। उसके बाद में पीसी आया, पर्सनल कंप्यूटर बाद में आया। पहले पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे जो छोटे मोटे कंप्यूटेशनल टास्क करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करती थी, ह्यूज ऑफ द साइज ऑफ रूम्स, बड़े बड़े रूम के बराबर के साइज की कंप्यूटिंग होती थी। उसके बाद में जब इसके ऊपर काम होने लगा 1950s के अंदर में, थोड़ी मशीन छोटी हुई, तभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग चालू हुई। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का अर्थ है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ सिस्टम हुज कंपोनेंट आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर which communicate and coordinate their action by passing message to one another from any system. The component interact with one another in a order to achieve a common goal. मतलब कंप्यूटर इतने बड़े बड़े थे कि उनके कुछ काम इस कमरे में होते थे, कुछ काम उस कमरे में होते थे। ठीक है, उसके बाद में आईबीएम के मेन फ्रेम आया। तो एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे अपने मॉनिटर अलग से लगा सकते हैं ना अलग से, उस तरह से आईबीएम मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी लेके आया और वो काफी सक्सेसफुल है। ये सेंट्रलाइज्ड, इसके पहले वाला जो डिस्ट्रीब्यूटेड था इसमें कैसा था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कंप्यूटेशन और अलग अलग एक्टिविटीज होती थी। ये मेन फ्रेम एक ही सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हुआ करता है। अभी भी चलता है मेन फ्रेम, अभी भी कहीं ना कहीं काफी कंपनियां होगी जहां पर इसका इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च सेंटरों में मेन फ्रेम का अभी भी इस्तेमाल होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट का ऑपोजिट हो गया। मेन फ्रेम सिस्टम में क्या हो गया? द प्रेजेंस ऑफ ए मेन फ्रेम ऑफन इंप्लाइज अ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग
as opposed to distributed form of computing, centralizing the data। और अच्छा, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म हो गई है तो मेन फ्रेम, और इसमें डेटा भी सेंट्रलाइज्ड है, तो इससे कस्टमरों को या सिक्योर एनवायरनमेंट में काफी बेनिफिट हुआ। सिक्योर एनवायरनमेंट में क्या चाहिए, हर पीसी, ये जिस दशक की बात कर रहे हैं तब पीसी भी चालू हो गए थे, पीसी भी आने चालू हो गए थे। तो मेन फ्रेम रखने का ज्यादा बेनिफिट ये हुआ कि सेंट्रलाइज सिस्टम है तो सिक्योर सिक्योर है ये, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस जो है वो एक ही जगह पर रहता है और वो सिक्योर एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसमें से ब्रीच करने का कोई गुंजाइश नहीं रहती है, उसको चोरी करने का, उसमें उसको करप्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में आया ग्रिड एंड क्लस्टर। तो क्लस्टरिंग एंड ग्रिड, इनके अंदर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर में। तो पहले मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्या है। द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड ग्रिड कंप्यूटिंग इज दैट क्लस्टर कंप्यूटिंग इज एन homogeneous network in which device has the same hardware component and the same operating system connected together in a cluster, while the grid computing is a heterogeneous network in which device has different hardware component and different OS connected together in a grid। तो जो क्लस्टर वाला सिस्टम था इसके अंदर में क्या हो रहा है कि होमोजीनियस जो कंप्यूटर सिस्टम है, इस दौर तक के एक ही वेंडर के एक ही प्रकार के होंगे तो वो आपस में बात करेंगे और आपस में नेटवर्किंग बनाएंगे। ये सिनेरियो यहाँ पर था। ओके, तो ये सिनेरियो के बाद में जब सिनेरियो चेंज हुआ तो क्या हुआ कि डिफरेंट इंटेल और मैक भी, फिर इसके बाद के जो दौर आ गया उसमें पीसी का और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, तो दो अलग अलग प्रकार के पर्सनल कंप्यूटर भी आपस में कम्युनिकेट करने लग गए। तो दैट इज व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे थे वो हैवी प्रोसेसिंग के लिए, हैवी डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए। ये दोनों प्रकार के, जैसे वो नासा वगैरह ने जो कंप्यूटिंग डिवाइस भिजवाए हुए जो अभी भी चल रहे हैं वहां पर, आई थिंक प्लूटो के बाहर तक के चले गए होंगे, तो उसके थ्रू जो भी आपका डेटा आता था उसको करना था उनने एनालाइज। तो वो एक कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर या 100 कंप्यूटर से नहीं हो पा रहा था, इसलिए काफी सारे ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके क्लस्टरिंग करके बनाया गया और ग्रिड कंप्यूटिंग करके भी बनाया गया। ये तो टेक्नोलॉजी हैवी कंप्यूटेशनल की जगह पर काम में आती है। तो प्रोटीन एनालिसिस वगैरह जो भी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के अंदर में इन दोनों का बहुत इस्तेमाल हुआ। लेकिन इसमें हमारे जानने वाली जो बात है वो ये है कि इन्होंने मिल के कैसे काम किया। हम एवोल्यूशन देख रहे हैं अपने क्लाउड की तरफ में कैसे कैसे आए हम, तो ये सब चीज मिलकर ही इसकी बेस्ट ऑफ ऑल एंड वर्स्ट वाली जो चीजें हैं उसको कम होने के बाद में ही क्लाउड कंप्यूटिंग तक पहुंचेंगे हम। तो इसको ये हमारे हमारे ध्यान देने वाली बात इसमें ये है। देन अराइव वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन क्या चीज होती है? वर्चुअलाइजेशन होता है आपका, वर्चुअलाइजेशन इसका इसका हिंदी शब्दार्थ तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन एक होती है रियल चीज और एक होती है वर्चुअल चीज। तो मतलब वर्चुअल का मैं एक मिनट डेफिनेशन देख के बता देता हूँ आपको हिंदी में क्या बोलते हैं। वर्चुअलाइजेशन इन हिंदी, ओके। ओके, वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत एक हार्डवेयर में हम सॉफ्टवेयर के द्वारा एक ही सर्वर का या कंप्यूटर को दो या अन्य सर्वर का या कंप्यूटर की तरह उपयोग करना। चलो ये अच्छा हुआ मैंने सर्च किया तो देखो इसकी डेफिनेशन ही आ गई, कंप्यूटर वर्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन। तो एक हार्डवेयर हमारे पास में एक है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है, तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम एक से अधिक लोगों को या एक से अधिक कार्य में उसको यूज कर लेना। जैसे कि फिजिकल हार्डवेयर जो है, रैम और सीपीयू, जब और ज्यादा एफिशिएंट हो गए 2000 के दशक आते आते, तो वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करने लगे, जो हम हिडन, छुपी हुई, अनयूज्ड कंप्यूटर की पावर है उसका इस्तेमाल करके हमने
ज्यादा काम करने की कोशिश करी वर्चुअलाइजेशन का यूज करके। फिर आया इंटरनेट का दौर, वेब 2.0, ये सब ये सारी चीजें नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन की बात हो रही है, लेकिन वर्चुअलाइजेशन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है सोचने और समझने दोनों में। अभी तक के हम इसके पहले में भी आपस में कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे कि दो कनेक्टेड हुए, डिस्ट्रीब्यूटेड हुए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये वाला जो वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो हमको क्लाउड में कहीं ना कहीं अभी इस्तेमाल में आएगा, दिखेगा। इसको भी थोड़ा जस्ट कीप इन माइंड कि वर्चुअलाइजेशन भी कभी हुआ करता था। ठीक है। तो इस जैसे कि सिमुलेटर वगैरह बना लेते हैं ना अपन, कंप्यूटर के ऊपर में सिमुलेटर बना देते हैं, तो एक कंप्यूटर के ऊपर में दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, करने लगे हैं, करे हैं, किए हैं काफी लोगों ने। ओके, तो वो वर्चुअलाइजेशन हो गया। उसके बाद में ये फिर वापस कनेक्टिविटी की बात आ गई। वेब 2.0 जो है उसको बोलते हैं हम इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन हुआ, जब इंटरनेट चालू हुआ उसको बोलते हैं 2.0, वेब 2.0। तो इसके अंदर में इसके अंदर में कम्युनिकेशन की तो हद ही हो गई। मतलब हर कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लग गया इंटरनेट में। वो अलग अलग सॉफ्टवेयर आया करते थे। अभी तो शायद वो अभी काफी चलने बंद हो गए हैं, एक आध का तो मैं नाम आपको बता ही सकता हूँ। क्या नाम था, एक मेरे पास में शायद अभी कहीं पर इंस्टॉल है वो। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, कम ऑन, फोर्टी पाइथन, स्काइप, अल्ट्रा, हाँ, यूटोरेंट। टोरेंट और यूटोरेंट वगैरह जो चीजें आया कर आई, उससे क्या हुआ, पीसी टू पीसी कम्युनिकेट होने लग गया। आपने उसको पब्लिक पे कर दिया, आपने अपने पीसी को इंटरनेट पर अवेलेबल किया, और आपके पास की डिवाइसेस की जो भी मूवी पिक्चर जो भी चीजें थी वो सब जाके दूसरा कोई आपका मित्र कहीं और किसी और कंट्री में बैठा हुआ यूज करने लगा। फिर याहू मैसेंजर वगैरह आ गए, हॉटमेल की ईमेल सर्विसेज आ गई। ये सब चीजें जो है इंटरनेट के आने के बाद में काफी सारा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। देन अराइव्ड सर्विस ओरिएंटेड। तो सर्विस ओरिएंटेड क्या है, आर्किटेक्ट हेल्प टू यूज एप्लीकेशन एज ए सर्विस। अब ये एप्लीकेशन का, जैसे मैंने याहू मैसेंजर का एग्जांपल दिया, ये प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट हो गए, ये मैक पीसी पर भी चलने लग गए। और कोई कोई नया सा भी अगर पीसी वाला आया जिसने इंटेल प्रोसेसर या नॉन इंटेल प्रोसेसर के ऊपर में अपना कंप्यूटर बनाया तो उसके ऊपर चलने लग गया। ठीक है। फिर आया आपका यूटिलिटी computing. So it is a computing model that defines service provisioning technique for service such as a compute service along with other major services such as storage infrastructure etc which are provisioned on the पे पर यूज बेसिस। ये एग्जांपल जो है, मतलब आप कोई सी भी सर्विस आपको बोलते कि दे रहे कि मुझे इस चीज का ऐप चाहिए, इस चीज की जरूरत है, तो सामने वाला आपको है ना सर्विस प्रोविजनिंग करके दे दे रहा है उसके अंदर में, कि इतना फास्ट हो गई चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर में चीजें इतनी जल्दी दिखने लगी, बनने लगी। जैसे अभी जूम जूम का दौर है। अभी जूम जो 2 साल अभी कोरोना वायरस का पीरियड चला, इसके अंदर में जूम ने इतना बिजनेस कर लिया, इतना बिजनेस प्रोविजनिंग कर ली कि ये कुछ साल पहले तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। और ऐसे कई हजारों पचासों हजारों ऐप है, गेमिंग एप्लीकेशंस है, उनकी सर्विस प्रोविजनिंग और ये सब यूटिलिटी जो है, ये यूज एंड पे पर यूज बेसिस पर हो गई। मतलब हमने ये रिलेटेड है एक क्लाउड कंप्यूटिंग के एक सर्विस प्रोविजनिंग मॉडल के ऊपर में। इसको भी इतना ही अभी ध्यान रखें कि सर्विस प्रोविजनिंग आसान हो गई इससे, यूटिलिटी बेस्ड पे आप नेटवर्क देने लग गए या इंफ्रास्ट्रक्चर देने लग गए। ठीक। देन क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? इज ऑल अबाउट रेंटिंग कंप्यूटिंग सर्विस। The idea first came in the 1950s. In making cloud computing what is today, five technology play vital role. These are distributed system, हमने जो पहले पढ़ा सबसे पहले वाला, and its peripherals, virtualization, web 2.0, सर्विस ओरिएंटेशन एंड यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तो इन सबका कॉम्बिनेशन क्या है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की दो तीन अच्छी वाली डेफिनेशन देख लेते हैं हम। क्लाउड computing definition: the practice of using a network of a remote server hosted on the internet to store, manage and process data rather than a local server or a personal computer.
तो अपने पास डेटा नहीं रख रहे हैं हम कहीं, और हमें पता भी नहीं है कि हम कहाँ रख रहे हैं उस डेटा को, वहीं स्टोर कर रहे हैं, वहीं मैनेज कर रहे हैं, वहीं प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड अस ए मींस by which we can access the application as utility over the internet. It allows us to create, configure and customize the business application online. ये दूसरा तरीके से उसी को एक्सप्लेन किया। It is a means by which we can access the application as a utility. ठीक, यूटिलिटी के रूप में हम एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। और तीसरी डेफिनेशन है, सिंपली पुट, cloud computing is the delivery of computing service including server, storage, database, networking, software, analytics and intelligence over the internet। तो इसमें जो क्लाउड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका इंटरनेट। ठीक है, क्योंकि ये अगर इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो आप क्लाउड के पास पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इस इंटरनेट को इस्तेमाल करके सर्वर भी कहीं और का यूज कर लो, स्टोरेज भी कहीं और का यूज कर लो, डेटाबेस भी कहीं और का यूज कर, कहीं और रखा होगा आपका, वहां का इस्तेमाल करो, और नेटवर्क भी किसी और का इस्तेमाल कर लो आप। ठीक है, वर्चुअल, सब चीज वर्चुअल, राउटर किराए पे ले लो, है ना, सर्वर किराए पे ले लो, एवरीथिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ रेंट। इस तरह से देख सकते हैं इसको आप। हाँ? तो ऑफर फास्ट इनोवेशन, फ्लेक्सिबल एंड रिसोर्स। तो क्या होगा इसके, ये है इसलिए क्योंकि इसके अंदर में फिर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को भी एक्सपैंड करने का मौका मिल जाता है। उसको इतनी सारे सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस वगैरह, डेटाबेस सिस्टम वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं, सब रेंट पे ले लो, और जो काम वो, जिस काम में वो एक्सपर्ट है वो काम वो कर ले, है ना। बेनिफिट क्या क्या है, द एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आ रहा है फॉलोज, हाई स्केलेबिलिटी है ना। हाई स्केलेबिलिटी का एग्जांपल कैसे है कि यदि आप खुद का एक सर्वर मेंटेन कर रहे हो और आप एक बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हो और आपने कोई सा ऐप बनाया हुआ है और वो ऐप सक्सेसफुल हो गया, जैसे हॉटमेल सक्सेसफुल हुआ था एक दशक में, है ना। तो आपने 2 सर्वर के ऊपर बनाया था लेकिन वो इतना सक्सेसफुल हो गया है कि 10 लाख लोग ब्राउज करना चाहते हैं उसको। आप तो आप क्या करोगे, कई सर्वर खरीद के लाने पड़ेंगे, विच इज कॉम्प्लिकेटेड। या नया एंटरप्रेनर हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी बात। आपके पास में लोग आना चाहते हैं लेकिन आप उनको आने के लिए रास्ता नहीं दे पा रहे। तो ये कंडीशन जब आपको यहाँ पर आती है, जब आप एक इंडिविजुअल हो, तब ये वाली कंडीशन आपको क्लाउड में, अगर आपने अपना टैलेंट से बनाया हुआ ऐप रखा है तो वहां पर आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि 10 लाख लोग आ रहे हैं, बस आपको जरूरत है बोलने की उसको, क्लाउड कंप्यूटिंग वाले को, कि भाई इसको 10 लाख लोगों के लिए अवेलेबल करवा दो, वो कर देगा। हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी इसी को बोलते हैं कि 10 लोगों के लिए बनाया था आपने ऐप, और जरूरत पड़ने पर आपने बोला कि 10 लाख लोग देखेंगे इसको, अब उस हिसाब से इसके लिए मैनेजमेंट कर दो, तो वो कर देगा। उसके लिए कठिन नहीं है। अब अवेलेबिलिटी भी स्केलेबिलिटी में थोड़ा समझ में आ गया था, हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, द सर्वर आर अवेलेबल एट राइट टाइम विदाउट एनी डिले और डिसअपॉइंटमेंट। तो क्लाउड वाला जो है वो बहुत बड़ा वेंडर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके पास में कई कई सारे डेटा सेंटर है, कई कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कोई भी चीज रेप्लिकेट भी करके रखी है उसने और अवेलेबल भी करवा के रखी है, रीजन वाइज भी करवा के रखी है, सिटी वाइज भी करवा के रखी है, और कंट्री लेवल, कॉन्टिनेंट लेवल पे भी करवा के रखी हुई। तो ये दोनों चीज की आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बस आपको इसको अप्लाई करना होगा कि भाई मुझे रिडंडेंसी भी चाहिए, मुझे बैकअप भी चाहिए, सिर्फ आपको बताना, और उसके हिसाब से जो प्राइसिंग होती है वो प्राइसिंग भी कम रहेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कॉमन रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो। उसको रेंट पे आपको सस्ता पड़ेगा। एक मकान तुरंत अभी बनाना है तो 50 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन हम उसको, उसी मकान को 10,000 रुपए रेंट पे इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो ये बेनिफिट है। एजिलिटी, डिवाइड द रिसोर्स इफेक्टिवली एंड अमंग द यूजर एंड एग्जीक्यूट वेरी क्विकली। अभी ये रिसोर्सेस को क्विकली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है। मल्टीपल शेयरिंग, by distributing computing, different clients from multiple areas share the same resources by fundamental infrastructure। तो मल्टीपल शेयरिंग तो हो ही रही है, आपको पता ही है
कि जो वेंडर है वो आपको भी बेच रहा है वही सर्विस, और आपके साथ वाले आपके कंप्यूटर को भी वही सर्विस बेच रहा है। सर्वर आप दोनों ही एक जगह से खरीद मतलब रेंट करोगे। तो इस प्रकार से शेयरिंग हो जाएगी मेंटेनेंस। अभी मेंटेनेंस की आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपने ये सारा काम वेंडर के ऊपर सुपुर्द छोड़ रखा है, और वो बाकायदा इसका एक्सपर्ट है, और उसने बहुत सारा इसको मैनेज करने के लिए इंजीनियर हायर करके रखे हैं। तो ये सब चिंताएं उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। लो कॉस्ट इसलिए हो गई क्योंकि वो आप आप 100 एक शहर एक छोटे कस्बे में 100 लोग अगर सर्वर लाइन के अंदर 100 लोगों ने सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सर्वर बनाए, सर्वर के इंजीनियर रखे, और उसका एसी और ये सारी चीजें लगाई, तो आप 100 लोगों को जो खर्चा आया, अगर 100 लोग सब मिलके एक डेटा सेंटर बनाते हो तो वो खर्चा आपका कम हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से ये पूरे इसने बहुत बड़े स्केल पर इस बिजनेस को करा है, इम्प्लीमेंट करा है। तो ये इन्हें खुद को भी सस्ती पड़ती है, तो ये आपको सस्ती रेंट कर देते हैं, और आप उसको खरीद तो रहे नहीं हो, ऐसे भी सिर्फ रेंट करो तो लो कॉस्ट हो जाता है। और सर्विस एज पे टू यूज मॉडल होता है कि अगर भाई हम ज्यादा सर्विस हमको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा पैसे दे देना, कम की पड़ेगी तो हम कम पैसे दे देंगे। ये एक कमिटमेंट इसके अंदर आपको इजीली मिल जाता है। अन्यथा आप मार्केट से हार्ड डिस्क और सर्वर लाने के बाद में यदि आपका बिजनेस मॉडल था जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, 25,000 लोगों के आपने एक्सपेक्टेड करी थी और 25 लोग भी नहीं आए आपके बिजनेस के अंदर में, बिजनेस मॉडल के अंदर में, या आपके वेबसाइट को देखने के लिए, तो आप बाकी के एक्स्ट्रा पड़ी वाली रिसोर्सेज का कुछ कर नहीं सकते हो। और आप चूंकि उसका पेमेंट तो ऑलरेडी कर ही चुके हो और आपने उसके पैसे तो खर्च कर ही दिए। लेकिन इस केस में, क्लाउड वाले केस में क्या होगा कि यदि 25 यूजर आपकी वेबसाइट को ब्राउज किए और 25,000 ने किए कभी, अगर 25 ने किए तो 25 के हिसाब से पर यूजर रेट में आप उसको नेगोशिएट कर सकते हो। और 25,000 आया तो आपने 25,000 से कमाया भी है, तो 25,000 के पेमेंट करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी उस वक्त। और ये 25 से 25,000 ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके वेंडर की बन जाती है। ठीक है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस क्लाउड कंप्यूटर ऑफर द रिक्वायर्ड service and application to the client with the login key they can start to use without any human interaction and cloud services। तो ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, आपने एक बार यूजर को राइट्स दे दी, यूजर बना दिया, तो फिर उसके उसके पीछे पीछे किसी आईटी इंजीनियर को घूमने की जरूरत नहीं। वो खुद ही लॉगिन करके खुद ही जो जो काम करने के लिए उसको हमने परमिट किया वो सारा काम वो खुद ही कर सकता है। ओके। अब जो बाकी के हम क्लाउड कंप्यूटिंग के आने वाले आने वाले चैप्टर्स देखेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था, हिस्ट्री थी, है ना। तो फाउंडेशन, हिस्ट्री एंड ओवरव्यू था। बाकी जो आने वाले आपके चैप्टर है उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये है पिज्जा एज ए सर्विस। ये किसी ने 3-4 साल पहले, इनका नाम है पी केरसन, इन्होंने एक एग्जांपल सॉर्ट आउट किया था, मतलब बताया था दुनिया को। एंड इट इट इज रियली वेरी वेरी गुड गुड मॉड्यूल मॉडल टू शो। इससे आप इससे आप इससे आप क्लाउड कंप्यूटिंग समझने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग समझने में आपको इससे कोई दिक्कत होगी नहीं, और आसानी होगी, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये है वो पिज्जा ऑन सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को भी हम इस तरह से देखते हैं कि हमको क्लाउड क्यों चाहिए। एक्चुअली हमारा उद्देश्य क्या है, एक सर्विस चलाना। ठीक है। इवन इफ आई एम ए बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी या वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी या कोई सी भी कंपनी हो जो इंटरनेट पे काम करती है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, अपनी वेबसाइट डालना। तो रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या है, मतलब उसकी अपेक्षा क्या है, पिज्जा बनाना। एग्जाम्पल के तौर पे पिज्जा बनाना। तो इस पिज्जा को बनाने के या पिज्जा को खाने के 4 तरीके हैं। एक तो घर में बनाओ तो एक पिज्जा बनेगा आपका घर में। उसके लिए आपके लिए घर के अंदर में क्या क्या चीज चाहिए होगी, ये सारी चीजें चाहिए होगी। इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, खर्चा आपका, सब कुछ आपका, और मेहनत भी आपकी, है ना। तो ये अपना ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ वर्किंग था नेटवर्किंग के अंदर में, कि सर्वर खुद खरीदता था, उसके सॉफ्टवेयर के पैसे खुद देता था, उसके ऊपर में जो भी चीजें थी,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे वो भी खुद ही लाता था, इंजीनियर भी रखता था, आईटी इंजीनियर भी रखता था, ठीक है। और फिर उसका रिजल्ट होता था आपका पिज्जा, राइट। तो ये डेवलपर जो वेब डेवलपर थे वो भी रहते थे, वो इन सब के खर्चे उसी के पास में रहते थे। ये था फर्स्ट मेथड। ओके, सेकंड मेथड क्या है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टेक एंड बैक। तो इसके अंदर में क्या करना है हमने, ये चार चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सामने वाले की चीज, टॉपिंग, टोमेटो सॉस, पिज्जा डव, ये किसी और से एक इसका एक कहना चाहिए, एक आता है रेडीमेड पिज्जा बाजार में सस्ता पड़ता है ना, वो, और एक रेडीमेड उसका मसाला, दो आए, उसको हमने घर पे लाया। ये करते हैं स्कूल कॉलेज वाले लोग, ऐसे करते हैं, या छड़े लोग जो होते हैं, जवान बच्चे लोग, युवा पीढ़ी ऐसी करती है कि इन्होंने क्या किया, सस्ता भी करना है, पिज्जा बाहर नहीं खाया जा सकता, तो बोले पिज्जा का बेस भी ले आओ और पिज्जा का मसाला भी ले आओ। इंडियन पिज्जा तो पिज्जा मसाला वाला होता है, स्पाइसी सब कुछ रहता है उसके अंदर में, हल्दी मिर्च नमक धनिया सब, तो वो एक इंडियन पेस्ट आता है अपने आप ही। वो दो चीज को मिलाया और उसको ओवन में रखा, और बाकी की चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने अपने टेबल के अंदर में अपने डेस्क पे बैठ के अपने घर में खा लिया। ये एग्जाम्पल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का। तो मतलब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किसी से लिया है और उसके बाद में बनाने का काम ये किया। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, पिज्जा डिलीवरी वाले को बोल दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, सिर्फ सोडा और डाइनिंग टेबल जो है वो हमारे घर की हो गई। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की। तो ये दो चीज हमारी थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, और बाकी सारी चीजें बना बनाए पिज्जा घर पे आ गया और हमने खा गया। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ ऐप डेवलपर जो रहता है, अकेला ऐप डेवलपर, वो अपना ऐप बनाता है और उसको सीधे ले जाके सॉफ्टवेयर के ऊपर में ये वाली सर्विस लेके, सैस लेके, वो उसके ऊपर पुट कर देता है और लोग उसको ब्राउज कर लेते हैं। तो ये ही एग्जाम्पल हम आगे लेके चलेंगे और इससे काफी सहूलियत होगी हमको समझने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा अच्छा लगा हो ये टॉपिक, और आप आपको कुछ जो कोई चीज समझ में नहीं आई हो वो आप मुझे बिल्कुल शेयर करेंगे। ये वन वे कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा जब तक कि आप मुझे बताएंगे नहीं कि मेरी गलतियां क्या हो रही है, मैं मेरी क्या बात अच्छी लगी, क्या समझ में आई, तब तक कि मैं भी इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा, और ये इसका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन तो बढ़िया लगा होगा। इसके बाद का जो सेशन होगा वो, उसमें आप फिर हमसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।